हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवाइंदर शुभ नायक में आप सबका स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि हमने 85 क्वेश्चन लास्ट वीडियो में कंप्लीट किया है और यहाँ पर हम 86 प्रश्न हमारा यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना है। आइए अपना बिना समय गवाए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, थायराइड ग्रंथि का निर्माण होता है कैल्शियम के द्वारा, लोहे के द्वारा, आयोडीन द्वारा या फिर सोडियम के द्वारा। तो थायराइड ग्रंथि का जो निर्माण होता है आपका आयोडीन द्वारा होता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, शुद्ध तरल आहार का प्रकार नहीं है कच्चे नारियल का पानी, खिचड़ी, ग्लूकोज का पानी या वार्ले का पानी। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि शुद्ध तरल आहार का प्रकार नहीं है। शुद्ध तरल आहार का प्रकार क्या नहीं है? खिचड़ी नहीं है। खिचड़ी कोई पानी नहीं होता, कोई लिक्विड नहीं होता है। ठीक है। और शुद्ध तरल आहार में लिक्विड आपका आता है, तो यहाँ पर खिचड़ी आंसर आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, बी आंसर इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का, बेकिंग पाउडर या खाने का सोडा मिलाकर भोजन पकाने से नष्ट होने वाले पौष्टिक तत्व हैं। विटामिन बी, कार्बोस, प्रोटीन या खनिज लवण। तो बेकिंग पाउडर या खाने के सोडे में मिलाकर भोजन पकाने से जो आपका नष्ट होता है पौष्टिक तत्व, वो है आपका विटामिन बी। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे विटामिन बी कितने प्रकार के होते हैं। विटामिन बी की बहुत बड़ी फैमिली होती है। विटामिन बी 1 को थायमीन कहा जाता है, विटामिन बी 2 को राइबोफ्लोबिन कहा जाता है, विटामिन बी 3 को पायरिडोक्सिन कहा जाता है, विटामिन बी 3 को नियासिन कहा जाता है, विटामिन बी 5 को पायरिडोक्सिन कहा जाता है, विटामिन बी 7 को बायोटीन कहा जाता है, विटामिन बी 9 को फोलिक एसिड कहा जाता है जिसको विटामिन एम भी बोला जाता है, विटामिन बी 12 को साइनोकोबालामिन कहा जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपसे बता दूँ, विटामिन बी 1 की कमी से आपका थायमीन की कमी से वेरी रोग होता है। विटामिन बी 2 राइबोफ्लोबिन की कमी से आपका स्टोमेटिस रोग होता है, जो आपके होंठ के किनारे फट जाते हैं जिसमें। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट है आपका विटामिन बी 3 जिसकी कमी से, नियासिन की कमी से पैलाग्रा रोग हो जाता है। विटामिन बी 6 पायरिडोक्सिन जिसको बोला जाता है, उसकी कमी से आपको एनीमिया रोग हो जाता है विटामिन बी 6 की कमी से। तो विटामिन बी 6 की कमी से आपका कौन सा रोग होता है? ये जो आपका माइक्रोसाइटिक एनीमिया होता है, ये विटामिन बी 6 यानी कि पायरिडोक्सिन की कमी से होता है। विटामिन बी 7 जो आपका बायोटीन है, इसकी कमी से आपके बाल झड़ना शुरू हो जाता है। और विटामिन बी 9 फोलिक एसिड की कमी से आपका एनीमिया रोग हो जाता है, मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया। और विटामिन बी 12 साइनोकोबालामिन की कमी से आपका पर्नीशियस एनीमिया हो जाता है। एनीमिया से रिलेटेड प्रश्न आपके बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आपको सभी प्रकार के एनीमिया याद रखनी है, जैसे कि पर्नीशियस एनीमिया आपका विटामिन बी 12 की कमी से, और मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया विटामिन बी 9 की कमी से यानी कि फोलिक एसिड की कमी से, माइक्रोसाइटिक एनीमिया आपका विटामिन बी 6 पायरिडोक्सिन की कमी से। अब आपने सुना भी होगा, देखा होगा, चम्मच की आकृति का एनीमिया, चम्मच की आकृति किस रोग में होती है? चम्मच की आकृति जैसा रोग कौन से रोग में दिखाई देता है? तो ये आपका एनीमिया में दिखाई देता है। यह प्रश्न आपका 2021 टीजीटी होम साइंस में पूछा जा चुका है। तो एनीमिया से रिलेटेड आपसे एक प्रश्न जरूर ही पूछा जाएगा। तो आपको एनीमिया के बारे में जितनी भी डिटेल्स मिले वो सब आपको याद करना है। ठीक है। और इसी प्रकार यहाँ पर मैं आपको जितना भी प्रश्न यहाँ पर कराऊंगी, उस प्रश्न से रिलेटेड जितनी भी जानकारियाँ होंगी मैं आपको यहाँ पर दूंगी। ठीक है। मतलब आपकी सारे डाउट, जितने भी डाउट होंगे आपको प्रश्न से रिलेटेड या टॉपिक से रिलेटेड, वो सारे यहाँ पर मैं आपके क्लियर कर दूंगी। आपको किसी भी प्रकार की परीक्षा में कोई परेशानी नहीं आएगी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भोजन पकाते समय अधिक या छाने से किस विटामिन का ऑक्सीकरण हो जाता है? तो यहाँ पर बात करती हैं थोड़ा सा छानना। अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया होगा तो आप छानने से ही इसका आंसर निकाल सकते हैं। अब हम चीज़ छानते, हर चीज़ मतलब लिक्विड को ही तो आप छान सकते हो, ठोस वस्तु को आप नहीं छान सकते हो, है ना। जो आपका द्रव पदार्थ है उसी को तो आप
छान सकते हो, जैसे कि पानी। अब वाटर में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं वाटर में, यानी कि वाटर सोल्यूबल विटामिन आपका विटामिन बी और सी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका विटामिन ए है, सी है, विटामिन बी है। तो भोजन पकाते समय अधिक, अगर हम भोजन को अधिक पका रहे हैं या फिर उसको बार बार छानने से किस विटामिन का ऑक्सीकरण हो जाता है, तो विटामिन सी का ऑक्सीकरण हो जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। जो आपके मसूड़ों में ब्लड निकलना शुरू हो जाता है, तो ये आपका स्कर्वी में ही होता है, ठीक है। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। यहाँ पर पूछा जा रहा है विकास का अर्थ है व्यवस्थित परिवर्तन जो परिपक्वता की प्राप्ति में सहायक हो। यह कथन किसका है, हरलोग का है, फ्रायड का है, मुनरो का है या डेवर का है। तो यह कथन है आपका हरलोग का। जितनी भी आपको परिभाषाएं प्रैक्टिस सेट में कराई जा रही हैं वो सभी आप नोट कर लेना है, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका मानव विकास की प्रक्रिया का मूलभूत संप्रत्यय है। विकास का अर्थ एवं परिभाषा, विशेषताएं, विकास एवं अभिवृद्धि में अंतर, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर मानव विकास की प्रक्रिया का मूलभूत संप्रत्यय पूछ रहा है, तो यहाँ पर उपयुक्त सभी यानी कि डी आंसर इस राइट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न है आपका बालक का मन ही अध्यापक की पाठ्य पुस्तक है। यह कथन किसका है, तो यह कथन आपका रूसो का है, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट परिभाषा है। छोटी छोटी जितनी भी परिभाषा आपको देखने के लिए मिलेंगी उन पर वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेना है। एग्जाम में छोटी छोटी चीज़ें ही ज़्यादा पूछी जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बालक का मन ही अध्यापक की पाठ्य पुस्तक है, ये रूसो ने कहा है। नेक्स्ट प्रश्न है शैशवावस्था है समायोजन की अवस्था, आत्मनिर्भरता की अवस्था, समस्या की अवस्था या अनुकरण की अवस्था। अब यहाँ पर शैशवावस्था की अगर अवस्था पूछ रहा है तो शैशवावस्था जो है आपकी समायोजन की अवस्था है, ठीक है। बच्चा जब जन्म लेता है तो वो बाहरी वातावरण में आता है, बाहरी वातावरण में क्या करता है, सामंजस्य बैठाता है। तो इसी सामंजस्य को समायोजन की अवस्था कहा जाता है, ठीक है। एडजस्टमेंट स्टेज इसको बोला जाता है। ए आंसर इस राइट हो जाएगा आपका 93 का। 94 प्रश्न है आपका ग्रामीण लोगों को ऐच्छिक रूप से किस कार्य में भाग लेना चाहिए, प्रसार में, समूह गान में, टीवी कार्यक्रम में या नेतागिरी में। ग्रामीण लोगों की अगर हम लोग बात करें तो ग्रामीण लोग आपके किस सब्जेक्ट से ज़्यादा जुड़े हुए हैं, प्रसार शिक्षा यानी कि एक्सटेंशन एजुकेशन से ज़्यादा जुड़े हुए हैं। तो ग्रामीण लोगों को ऐच्छिक रूप से प्रसार में भाग लेना चाहिए। ए आंसर इस राइट हो जाएगा। प्रसार विषय का प्रतिपादन हुआ है जागरूकता के लिए, ग्रामीण जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए, नैतिकता की रक्षा के लिए, उपयुक्त सभी। तो प्रसार विषय का प्रतिपादन उपयुक्त सभी यानी कि डी आंसर इस राइट हो जाएगा। जागरूकता के लिए भी हुआ है, सर्वांगीण विकास के लिए भी हुआ है और नैतिकता की रक्षा के लिए भी हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका ग्रामीण जीवन के विकास के लिए उपयोगी ज्ञान के फैलाव को हम प्रसार कहते हैं। यह कथन किसका है, तो ग्रामीण, यहाँ पर आपको उपयोगी ज्ञान की का जो ये थोड़ा सा आपका वर्ड लिख रहा है उपयोगी ज्ञान, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। उपयोगी ज्ञान के फैलाव को हम क्या कहते हैं ग्रामीण जीवन के विकास के लिए। ये कथन किसने दिया है, ये HW भट्ट ने दिया है। इसका बी आंसर इस राइट हो जाएगा। यहाँ पर ये प्रसार शिक्षा से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट में जितनी भी आपको परिभाषाएं दिखाई दे रही हैं, कथन दिखाई दे रहे हैं, वो सब अपने अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और छोटे छोटे इसमें से टॉपिक आप मतलब वर्ड ऐसे मतलब जो आपकी माइंड में सेट हो सके, जैसे कि यहाँ पर उपयोगी ज्ञान के फैलाव को ग्रामीण जीवन से रिलेटेड। अब प्रसार शिक्षा में जितनी भी परिभाषाएं आएंगी वो ग्रामीण जीवन से ही रिलेटेड आएंगी। तो यहाँ पर आपको छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रसार शिक्षा का उद्देश्य है शैक्षिक है, भौतिक है, सामाजिक है, इनमें से सभी। अब यहाँ पर इस प्रश्न को आप ध्यान से देखिएगा, इस पर आप गलती कर सकते हैं। गलती क्या कर सकते हैं, यहाँ पर डी ऑप्शन में दे रखा है कि इनमें से सभी। अब आप क्या करेंगे, इनमें से सभी लगा देंगे। अब ये जो आपका प्रसार शिक्षा है ये
भौतिक स्तर पर कार्य नहीं करता है और न कि आपका शैक्षिक स्तर पर कार्य करता है। ये ग्रामीण स्तर पर कार्य करता है, ये सामाजिक स्तर पर कार्य करता है। ये ग्रामीण के जो लोग हैं उनको जागरूकता फैलाने का कार्य आपका प्रसार शिक्षा करता है, ठीक है। ना कि ये औपचारिक शिक्षा नहीं है जो शैक्षिक स्तर पर कार्य करेगी, ये अनौपचारिक शिक्षा, इनफॉर्मल एजुकेशन है ये। तो यहाँ पर आपको ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, गलती बिल्कुल नहीं करना है। तो इसका सी आंसर इज राइट हो जाएगा। सामाजिक स्तर पर प्रसार शिक्षा का उद्देश्य होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, गृह सज्जा में रट महोदय ने कला का मूलभूत तत्व नहीं बताया है। कौन सा नहीं बताया है गृह सज्जा में कला का मूलभूत तत्व? रेखा, स्वरूप, स्पर्श या प्रकाश? रट महोदय ने प्रकाश को नहीं बताया है, ठीक है। डी आंसर इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्यम प्रकाश से भवन में उत्पन्न नहीं होती है उदासीनता, तनाव, थकान, सज्जा में सौंदर्यवर्धन। तो मध्यम प्रकाश से भवन में जो उत्पन्न नहीं होता है वह सज्जा में सौंदर्यवर्धन, यानी कि डी आंसर इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लय एक डिज़ाइन पर दृष्टि का चलायमान होता है, क्रेग का, रस का, वॉन डॉमलेन का या फिर रट का? तो यहाँ पर वॉन डॉमलेन, सी आंसर इज राइट हो जाएगा। लय एक डिज़ाइन पर दृष्टि का चलायमान वॉन डॉमलेन का होता है। यह कथन वॉन डॉमलेन का है, ठीक है। स्थान से अभिप्राय है रेखाओं का उचित सामंजस्य से या रिक्त स्थान से आकर्षक सतह से या मनोभावों को परिवर्तित करने से। तो स्थान का जो अभिप्राय होता है वो रिक्त स्थान से होता है। वी आंसर इज राइट हो जाएगा 101 का। नेक्स्ट प्रश्न है, रेयॉन का इतिहास सर्वप्रथम किसने तैयार किया था, या रेयॉन का फादर किसको कहा जाता है, ठीक है। तो रेयॉन का इतिहास जो सर्वप्रथम तैयार किया था वो काउंट हिलेरी की चार्ल्स डोनेट ने किया था। अब ये रेयॉन रेशा जो है आपका कैसा रेशा है? ये आपका कृत्रिम रेशा है। इसको अर्ध सिल्क भी बोला जाता है, इसको आर्टिफिशियल सिल्क भी बोला जाता है, इसको 19वीं शताब्दी का चमत्कार सिल्क भी बोला जाता है रेयॉन को। सब चीज़ आप नोट कर लीजिए। रेयॉन कितने प्रकार का होता है, रेयॉन का आविष्कार कब हुआ था? तो रेयॉन का आविष्कार यानी कि रेयॉन की खोज जो हुई थी। नेक्स्ट, रेयॉन का इतिहास सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? काउंट हिलेरी की चार्ल्स डोनेट ने, ठीक है। अब हम कहाँ पर बात कर रहे थे कि रेयॉन कितने प्रकार का होता है। रेयॉन आपका 3 प्रकार का होता है। नाइट्रोसेलुलोज रेयॉन होता है जिसकी खोज 1884 में प्रोफेसर जॉर्ज एडमर्स ने की थी और ये कहाँ के रहने वाले थे? ये स्विट्ज़रलैंड के रहने वाले थे। ये जो आपका नाइट्रोसेलुलोज रेयॉन है ये किस किस चीज़ से मिलकर के बना है? तो यहाँ पर आपको याद रखना है, कपास की पट्टी प्लस नाइट्रो एसिड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, तीनों चीज़ों को मिलाकर के आपका नाइट्रोसेलुलोज बनाया जाता है। इसमें क्या होता है, ईथर और अल्कोहल भी मिलाया जाता है, ठीक है। कपास की पट्टी नाइट्रो एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ईथर और अल्कोहल भी आपका मिलाया जाता है। ये जो आपका अल्कोहल होता है और ईथर, जब हम इसको छिद्र में निकालते हैं तो ईथर और अल्कोहल आपका वाष्पीकृत होकर के उड़ जाता है और आपको नाइट्रोसेलुलोज रेशा प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो आपको ये चारों पांचों चीज़ें याद रखनी है। नाइट्रोसेलुलोज का आपसे संगठन भी पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कुप्रामोनियम रेयॉन, इसको अमोनिया सिल्क भी बोला जाता है। इसकी खोज 1890 में LH देसाई ने, ये जो आपको दिख रहा होगा पीजस, इन्होंने की थी 1890 में। कुप्रामोनियम रेयॉन की खोज LH देसाई ने की थी, ठीक है। आपको इतना याद रखना है। नेक्स्ट है आपका विस्कोस रेयॉन, विस्कोस की खोज की थी 1892 में बेवर क्रॉस व मेडल ने। यहाँ पर इन्होंने क्या क्या यूज किया था, बांस की लुगदी में कास्टिक सोडा मिला करके कार्य किया था, ठीक है। कपास की पट्टी जो होती है उसको बांस की लुगदी भी बोला जाता है, इसमें कास्टिक सोडा मिला करके कार्य किया गया था। क्षारीय सेलुलोज जो होता है आपका अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, तो ये क्षारीय सेलुलोज पर इसकी प्रक्रिया की गई थी। तो ये तीनों चीज़ें आपको याद रखना है। नाइट्रोसेलुलोज रेयॉन की खोज किसने की थी और कब की थी? कुप्रामोनियम रेयॉन की खोज किसने और कब की थी? और विस्कोस रेयॉन की खोज किसने और कब की थी? तीनों चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न है आपका, एक प्लास्टिक रेशा है रेयॉन, नायलॉन, ऑरलॉन या डैक्रोन। अच्छा, ये जो आपका
रेयोन है ये कैसा रेशा है? ये कृत्रिम रेशों में मानव निर्मित सबसे पहला मानव निर्मित रेशा आपका रेयोन माना जाता है। ठीक है। एक प्लास्टिक रेशा है रेयोन, नायलॉन, ऑर्लोन या डैक्रोन। तो एक प्लास्टिक रेशा कौन सा है? ऑर्लोन। बीज वाला तंतु कौन सा होता है? बीज वाला तंतु आपका कपास और कापोक होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कपास और कापोक। तो यहाँ पर बी आंसर इज राइट हो जाएगा। आपको बीज वाले भी याद रखने हैं। बीज में कपास और कापोक आते हैं। तने वाले कौन कौन से होते हैं? ठीक है। तने वालों में आपके कौन कौन से आते हैं? जूट आता है, लिनन आता है, हेम्प आता है और आपका रेमी आता है। ठीक है। और फिर आपके होते हैं पत्ती वाले। पत्ती वालों में पीना आता है, कोयर आता है, सीसल आता है और अवाका आता है। ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, हमारे देश में रोलर्स के छपाई का कार्य प्रारंभ हुआ था 1750 में, 60 में, 75 में या 1785 में? तो हमारे देश में रोलर्स की छपाई का कार्य जो प्रारंभ हुआ था 1785 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, राजनीति व अर्थशास्त्र का कोई भी विद्यार्थी पूर्णतः का दावा नहीं कर सकता जब तक कि वह सांख्यिकी विधियों में दक्ष नहीं होता है। यह कथन किसका है? जेवंस का है, बाउले का है या बार्निंगटन का है या डिपेट का है? तो ये आपका बोर्डिंगटन का है। सी आंसर इज राइट हो जाएगा। अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं संकलित किए गए आंकड़ों को कहा जाता है प्राथमिक, द्वितीयक या प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं संकलित किए गए आंकड़ों को प्राथमिक कहा जाता है। ए आंसर इज राइट हो जाएगा। कल्पना में क्या होता है? स्वयं रचनात्मक होती है, सृजनात्मकता होती है, पूर्व अनुभव के आधार पर नया पुनर्गठन होता है, उपयुक्त सभी। तो कल्पना में आपको तीनों ही चीज़ देखने के लिए मिलेंगी। तो डी आंसर इज राइट हो जाएगा। द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक जिसमें बाजार को उपभोक्ताओं के हितों का सबसे अच्छा संरक्षण माना जाता है, किसकी रचना है? द वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ की है। एडम स्मिथ किसके फादर माने जाते हैं? अर्थशास्त्र। ठीक है। द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स की जो फादर माने जाते हैं एडम स्मिथ माने जाते हैं। और एडम स्मिथ अर्थशास्त्र की प्रथम पुस्तक भी इसको द वेल्थ ऑफ नेशन को माना जाता है। ठीक है। तो 109 का बी आंसर इस राइट हो जाएगा। वैधानिकता के आधार पर बाजार का वर्गीकरण है उचित बाजार, चोर बाजार या खुला बाजार? वैधानिकता के आधार पर चोर, उचित, खुला तीनों ही बाजार आते हैं। तो डी आंसर इस राइट हो जाएगा। गेहूं जैसे अनाज की खरीद के बाजार को कहते हैं ग्रेड द्वारा बिक्री का बाजार। सी आंसर इस राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन ज्ञान द्वारा उत्पादन करता है? अध्यापक, बड़ाई विज्ञापन पर करता है या फिर पुस्तक विक्रेता? तो ज्ञान द्वारा उत्पादन कौन करता है? आपका विज्ञापन करता। ठीक है। सी आंसर इस राइट हो जाएगा। ऐच्छिक पेशियां हैं, इनमें गहरी तथा हल्की धारियाँ पाई जाती हैं, इन पर किसी का नियंत्रण नहीं होता। ये शरीर के उन अंगों में पाई जाती हैं जो इच्छा के अधीन रहकर कार्य नहीं करते या उपयुक्त सभी। तो ऐच्छिक पेशियाँ जो होती हैं आपकी, इसमें डी आंसर इस राइट हो जाएगा। ये गहरी एवं हल्की धारियाँ भी इनमें पाई जाती है और इन पे किसी का नियंत्रण भी नहीं होता है। डी आंसर इस राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कंकाल तंत्र को सुडौलता एवं सौंदर्य प्रदान करने का तंत्र कौन सा होता है? तो ये पेशी तंत्र होता है जो कंकाल तंत्र को सुडौलता एवं सौंदर्य प्रदान करता है। ठीक है। बी आंसर इस राइट हो जाएगा। चाय में पाया जाता है थियोफाइलिन, कैफीन, टैनिक एसिड या इनमें से सभी? चाय में तीनों ही चीज़ पाई जाती हैं, टैनिक एसिड भी, थियोफाइलिन भी और कैफीन भी। ठीक है। डी आंसर इस राइट हो जाएगा। ग्लोब्यूमिन शरीर के लिए आवश्यक है क्योंकि यह प्लाज्मा में जल की मात्रा नियंत्रित करते हैं, रक्त का थक्का बनने में सहायक प्रदान करते हैं, इनमें अनेक बीमारियों से शरीर को बचाने के लिए एंटीबॉडीज पाए जाते हैं या उपयुक्त सभी? तो ग्लोब्यूमिन शरीर के लिए आवश्यक इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें अनेक बीमारियों से शरीर को बचाने के लिए एंटीबॉडीज पाए जाते हैं। सी आंसर इस राइट हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को किस ताल का चश्मा लगवाना चाहिए? समतल, नतोदर, उन्नोतर? उन्नोतर ताल का चश्मा निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को लगवाना चाहिए। सी आंसर इस राइट हो जाएगा। बाध्यता के लिए जिम्मेदार हो सकता है केवल पुरुष, केवल स्त्री, स्त्री तथा पुरुष दोनों या स्त्री तथा पुरुष में से कोई एक? बाध्यता के लिए दोनों भी जिम्मेदार हो सकते हैं या इनमें से कोई एक भी जिम्मेदार हो सकता है। ठीक है। कहीं कहीं पर आपको सी आंसर देखने के लिए मिलेगा, कहीं कहीं पर आपको डी आंसर देखने के लिए मिलेगा।
निम्नलिखित में से किस जनन अंग की रचना मेंढक के बच्चे के समान होती है? सीसन, शुक्रवाहिनी, शुक्राणु या इनमें से कोई नहीं? शुक्राणु की जो आकार होता है शुक्राणु का वो मेंढक के बच्चे के समान होता है। ठीक है, अब आपसे पूछ सकते हैं कि नाशपाती के आकार के समान किसकी रचना होती है? तो नाशपाती के आकार का कौन सा अंग होता है? आपका गर्भाशय नाशपाती के आकार का होता है। ठीक है, संतानोत्पत्ति ईश्वर की देन है, इस अंधविश्वास का उन्मूलन किया जा सकता है शिक्षा द्वारा, व्यक्तिगत संपर्क द्वारा, भौतिक तथ्यों की जानकारी देकर या घर घर जाकर उपदेश देकर। संतानोत्पत्ति ईश्वर की देन है, इस अंधविश्वास का उन्मूलन शिक्षा द्वारा किया जा सकता है। ए आंसर इस राइट हो जाएगा। शरीर के ग्लूकोज की संग्रहित अवस्था है ग्लिसरॉल, ग्लाइकोजन, ग्लैक्टोज या ग्लूकागोन। शरीर के ग्लूकोज की संग्रहित अवस्था आपकी ग्लाइकोजन होता है, यानी कि आपके शरीर में अगर ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है तो ग्लूकोज किस रूप में संचित हो जाता है? हमारे शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित या संग्रहित हो जाता है। और ये प्रक्रिया आपकी कहाँ पर होती है? तो ये प्रक्रिया आपकी यकृत व मांसपेशियों में होती है। अगर ये दोनों ही लिखाएगा यकृत व मांसपेशी तो यकृत व मांसपेशी पर टिक करना है, और अगर मांसपेशी नहीं आता है यकृत दिया है तो यकृत पर टिक करना है। ठीक है, और जब हमारे शरीर को ग्लूकोज की कमी पड़ जाती है तो यही ग्लाइकोजन पुनः ग्लूकोज में परिवर्तित होकर कार्य करना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, इतनी बातें आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा रोडोप्सिन का घटक है? रोडोप्सिन किससे रिलेटेड है? रोडोप्सिन आपका आइज से, आँखों से रिलेटेड है। अब आँखों के लिए कौन सी विटामिन आपकी लाभदायक होती है? तो विटामिन ए आपकी आँखों के लिए लाभदायक होती है, तो यहाँ पर रोडोप्सिन का घटक भी विटामिन ए होगा। ए आंसर इस राइट हो जाएगा 122 का। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सी भोज्य प्रोटीन संदर्भ प्रोटीन कही जाती है? तो संदर्भ प्रोटीन किसको माना जाता है, यानी कि स्टैंडर्ड फर्स्ट प्रोटीन किसको माना जाता है? अंडे को माना जाता है। ठीक है, अगर आपसे मांसाहारी में पूछेगा तो अंडे को फर्स्ट प्रोटीन माना जाता है स्टैंडर्ड, और अगर वनस्पति में अगर आपसे पूछा जाएगा तो सोयाबीन को माना जाता है, जिसमें 43 से लेकर के 45% प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रबंध प्रक्रिया का प्रथम चरण कौन सा है? निर्देशन है, नियोजन है, जांच है या नियंत्रण है? तो प्रबंध प्रक्रिया के आपके कितने चरण होते हैं? प्रबंध प्रक्रिया के आपके 4 चरण होते हैं। एक आपका नियोजन होता है, दूसरा आपका संगठन होता है, तीसरा आपका होता है नियंत्रण, और चौथा होता है आपका मूल्यांकन। अब यहाँ पर बात क्या कर रहा है? प्रथम चरण की बात कर रहा है, तो प्रथम चरण आपका नियोजन हो जाएगा। बी आंसर इज राइट हो जाएगा। अब आपसे पूछा जा सकता है ये निर्देशन और जांच क्या है? तो ये जो आपका नियंत्रण है, नियंत्रण में ग्रास एवं कैंडल ने 3 प्रकार के इसके तत्व बताए हैं। निर्देशन देना, समायोजन करना, बल देना और निर्देशन देना। ठीक है, यानी कि जांच। नियंत्रण के 3 घटक आपको याद रखना है, ये आपसे पूछा जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है आपका, किस बैंक खाते पर कोई ब्याज नहीं मिलता है, वह कौन सा है? बचत खाता है, चालू खाता है, फिक्सेड खाता है या आवर्ती जमा खाता है? तो किस खाते पर आपको ब्याज नहीं मिलता है? चालू खाते पर कोई भी ब्याज नहीं मिलता है। ठीक है, अच्छा आपसे पूछा जा सकता है ये जो आवर्ती जमा खाता है ये कैसा खाता है? तो ये है आपका, इसमें क्या होता है, इसमें एक समय सीमा बना दी गई है, 5 साल के लिए ही आप इसमें पैसा जमा कर सकते हैं आवर्ती जमा खाते में। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि आवर्ती जमा खाते में कितने समय के लिए आप पैसा डाल सकते हैं? तो इसमें 5 वर्ष के लिए आप पैसा डाल सकते हैं। अब हम यहाँ पर बात करेंगे आपका असुरक्षित चेक कौन सा होता है और सुरक्षित चेक कौन सा होता है? तो असुरक्षित चेक आपका होता है वाहक चेक, ठीक है, और सुरक्षित चेक होता है आपका रेखांकित चेक। ये चेक भी आपको याद रखने हैं, कौन सा चेक सुरक्षित है, कौन सा असुरक्षित है, कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है, कौन से चेक पर लंबी लाइनें होती हैं, कौन से चेक पर चौड़ाई में लाइनें होती हैं, कौन सा चेक कैसा है। ये इससे रिलेटेड भी आपसे ज़रूर एक ना एक प्रश्न पूछा जाएगा। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। और यहीं पर मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। थैंक यू।